सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और पसमादा डेमोक्रेसी आजकल पसमादा कविताएं और गजलों को रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और अभी हाल में ही हमारी एक कविता बहुत मशहूर हुई थी। उसको अबू हुरैरा भाई ने लिखा था और अल्तमश ने उसको रिकॉर्ड किया था अपनी आवाज में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो कविता सुन लें। उसके बाद हम आगे आगे की बात करते हैं। कौन हो बे तुम? कौन हो बे तुम? पसमानदा मुसलमान हैं साहब। अबे कौन सी जात से हो? अंसारी हैं साहब। ओह, जुलहा हो। जी साहब, आपके तन को ढकने वाला, मेहनत का खाने वाला, गरीब किंतु खुददार। मुझे लगा मुसलमान हो। जी साहब, हूं तो मुसलमान ही। आपकी कतार से कोसों दूर, अत्यंत पिछड़ा हूं और इसी देश का मूल नागरिक भी हूं, पर आपकी रोटी बेटी से अलग। अरे नहीं, मुसलमान तो भाई भाई होते हैं ना। जी साहब, होते हैं ना। चुनाव में, जलसों में, रैलियों में और नौकरियों में यहाँ साहब होते हैं, हम नहीं। अभी आप सुन रहे थे पसमादा कविता अबू हुरैरा अबू हुरैरा भाई और अल्तमश भाई की आवाज में। और ये दोनों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हुरैरा भाई और अल्तमश भाई, तो आप दोनों का स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हुरैरा भाई से शुरुआत किया जाए कि हुरैरा भाई, आप थोड़ा सा सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताएं। आपकी ये कविता 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख ली है और बहुत मकबूल हुई है। हालांकि इसके ऊपर बहुत आलोचना भी आई है कि कई साथियों का कहना है कि आपने अ, आरक्षण के लिए या अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी जाति को अब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक आलोचना है। इस पे आलोचना पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी हुर्र भाई। जी शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। मेरा नाम अबू हुरैरा है और मैं मऊ ज़िले में मिर्ज़ादीपुरा, मोहल्ला मिर्ज़ादीपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने पीएचडी हिंदी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है और अभी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुर्र भाई। अब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके जो आप पे आलोचना हो रही है आपकी कि आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये कविता लिखी, उसका एक थोड़ा ब्रीफ जवाब दे दे, फिर हम मूल क्वेश्चन पे आएंगे जिसके लिए हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि हिंदी और उर्दू कविता में, कविता और गजलों में पसमादा समाज कहाँ है। हमारे मूल क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। जी नहीं नहीं, देखिए असल में बात दरअसल ये है कि यहाँ पे स्वानुभूति की बात है। हमने जो देखा है और जो जिया है, जिस जीवन को जिया है, उस जीवन का ही वो हमारे मुख से या वाणी से या कलम से जो कलमबद्ध हुआ है, वो अपना भोगा हुआ यथार्थ है। उसमें कहीं कुछ अलग से या कहीं से कोई मिक्स किया हुआ या कहा कोई सहानुभूति रही हो, किसी के प्रति हमदर्दी रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना दर्द है, जो दर्द कविता के रूप में निकल रहा है, कहानी के रूप में निकल रहा है। साहित्य, चूंकि हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उसी चीज को मैंने अपने दर्द को उकेरा है। हो सकता है कि वो किसी को बेहतर लगे, हो सकता है कि किसी के दिल पे को नागवार गुजरे, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। चूंकि भांति भांति लोग के हैं और तरह तरह की समझ रखते हैं, मैं समझता हूँ कि जिनको अगर इस तरह से कोई मुश्किल पैदा हो रही है इस तरह की, तो उसमें मैं उनका दोष नहीं मानता। हो सकता है कि उनमें उतनी समझ ना हो। उस समझ, अगर वो समझ जाते अपने दर्द को, तो उस फिर मेरी कविता की प्रशंसा वो जरूर करते। ये चीज है। जी, बहुत सही से जवाब दिया हुर्र भाई आपने कि हो सकता है उनको समझ ही नहीं हो। अच्छा, अनुभव भी बहुत अलग होता है ना। कवि तो अपने अनुभव को ही आधार बना के लिखता है। किसी का अनुभव हो सकता है कि बिल्कुल। ऐसा ना हो, है ना, वो हमेशा से अच्छी जगह रहा हो, घेटों में रहा हो, अपने अपनी जाति के बीच रहा हो, कभी वो अनुभव नहीं किया हो कि उसको किसी ने कोई गाली दी हो, ठीक है, उसकी जाति के जी ऊपर कोई गाली पड़ी हो। अच्छा, अब मूल क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि पसमादा आंदोलन ने समकालीन साहित्य विमर्श को कैसे प्रभावित किया।
उसमें ये, देखिए क्योंकि हम देखते हैं दलित दलित आंदोलन जब उभरा, जाति का प्रश्न उभरा, तो दलित कविताएं भी उभरी। ठीक है, अब कविताओं ने आंदोलन को मदद किया, आंदोलन ने कविता को भी मदद किया। उस तरीके से पसमादा आंदोलन को कैसे देखते हैं? मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है, उससे अपनी बात शुरू करता हूँ कि चूल्हा मिट्टी का। देखिए, पसमानदा आंदोलन और दलित आंदोलन कैसे उभरेगा, दलित आंदोलन से ही सबक ले कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली हमारी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। तो जो आप बात कर रहे हैं पसमानदा आंदोलन और दलित आंदोलन की, इसमें सबसे देखिए दलित साहित्य, अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो ये 60-70 के दशक में शुरू होता है हिंदी में, उससे पहले मराठी से इसकी शुरुआत होती है। तो क्या उससे पहले दलित साहित्य नहीं था? बिल्कुल था, आप प्रेमचंद की कहानियों में देख सकते हैं, लेकिन विमर्श के रूप में नहीं था। विमर्श के रूप में लोगों ने, इस दलित समाज के लोगों ने अपनी व्यथा को कलमबद्ध किया, जो लोगों के सामने आया एक साहित्य के रूप में, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या जयप्रकाश करदम हो या शरण कुमार लिम्बाले हो या अजय नावरिया हो, ये हिंदी साहित्य के चोटी के साहित्यकार है, दलित साहित्यकार। तो पसमानदा आंदोलन और पसमानदा विमर्श ये दो अलग अलग चीजें हैं। पसमानदा आंदोलन जब उभरेगा तो वो साहित्य में भी जगह मिलेगी। जैसे अभी 2-3 दिन नहीं, लगभग हफ्ता भर पहले हमारे यहाँ एक कार्यशाला हुई थी, वर्कशॉप हुई थी, तो वहां पे एक दक्षिण भारत के हिंदी के चोटी के विद्वान स्टेज पर आए और उन्होंने पसमानदा विमर्श का, उन्होंने कविताएं मेरी देखी थी, पढ़ी थी, उस आधार पे उन्होंने, चूंकि उर्दू साहित्य और हिंदी साहित्य में एक मूल फर्क ये है कि उर्दू साहित्य में डिस्कोर्स नहीं है। आप देखेंगे थोड़ा सा फेमिनिज्म पर देखेंगे, बाकी और नहीं देखेंगे। हिंदी साहित्य की ये खासियत है कि वो विमर्शों को अपनाता है। तो उन्होंने वहां से ये बात कही स्टेज से, और लोगों ने सराहना भी कि हिंदी साहित्य में एक नया विमर्श उभर रहा है जो कि पसमानदा विमर्श है। इस पर नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि कविताएं आ रही हैं और वाकई में कविताओं पर विचार करना, उसकी आलोचना करना भी जरूरी है। अब हिंदी साहित्य में देखें तो दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और उसके अलावा आपके फिर स्त्री विमर्श, ये तो मूल है। अभी क्या है कि अभी किन्नर विमर्श भी चल रहा, कृषक विमर्श भी चल रहा। तो हिंदी साहित्य अपनाने में और उसको जोर देने में पीछे नहीं है, बहुत आगे है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि हिंदी साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो विमर्शों के मामले में बहुत आगे जा चुका है। शायद कि यूरोपियन जो अंग्रेजी भाषा है उससे भी बेहतर इसमें विमर्श आ रहे हैं। तो ये चीज है। तो पसमानदा आंदोलन की जो बात कर रहे हैं आप, ऐसा भी नहीं है कि पसमानदा आंदोलन और पसमानदा पे कहानियां या उपन्यास वगैरह नहीं है, लेकिन विमर्श के रूप में अभी ये स्थापित हो रहा है और आगे भविष्य में हम आशा करते हैं कि ये स्थापित होगा। जी, बहुत 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 शुक्रिया। जब हम अल्तमश भाई से भी बात करते हैं, अल्तमश ये मेरा कलीग भी रहा है, मेरा भाई भी रहा है। तो अल्तमश, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। हालांकि अल्तमश भाई आना नहीं चाह रहे थे, अपना चेहरा ने पीछे से काम करना चाहते हैं, आवाज ही इनकी, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो हमारे जो दर्शक है वो जान ले कि जो भी कविताएं इस वक्त रिकॉर्ड हो रही वो अल्तमश भाई की आवाज में ही रिकॉर्ड हो रही है। और सबसे पहले तो हम इनके तारुफ जानते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ अल्तमश। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, मुझे जो है
कैमरे में लाने के लिए, हालांकि मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं थी। और मेरा नाम वैसे मोहम्मद अल्तमश है, जैसा कि आपने बता ही दिया है। और मेरा ग्रेजुएशन जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुआ है, और उसके बाद मैंने जामिया से बीएड की पढ़ाई की स्पेशल एजुकेशन में। और दिल्ली गवर्नमेंट में फिलहाल मैं जो है स्पेशल एजुकेटर हूँ। माजूर बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। मैं थोड़ा इस आंदोलन में बहुत ऑफिशियल तरीके से बहुत बाद में आया, लेकिन चूंकि प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब की किताब से वाकफियत बहुत पहले से थी बचपन में, तो हम थोड़ा घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे कि मगर ठीक है, ये भी एक किताब है। लेकिन इसको एक विमर्श के तौर पे, जैसा कि डॉक्टर अबू हुरैरा साहब ने कहा कि विमर्श के तौर पर हमने नहीं समझा था। तो जेएनयू में गए, लेफ्ट की राजनीति की, उसके बाद सब जगह देख के इस चीज समझ में आई कि सबकी बातें हैं, दलितों की बातें हैं, स्त्रियों की बातें हैं, आदिवासियों की बातें हैं, पसमानदाओं की बातें नहीं आ रही। तो इसमें इसमें बहुत बड़ा रोल इस गौर फिक्र में आपका भी रहा है। ये आपने एक सोचने समझने की, देखने की दूर तक जो है क्या कहते हैं, दृष्टि पैदा की। तो एक क्रेडिट आपको जाता है, एक पूरी ब्रीड आपने, एक पूरी जनरेशन आपने खड़ा करने की कोशिश की है। इसमें मैं भी एक चेहरा हूँ। एक सवाल शायद अब मेरे ख्याल से आपने शायद किया नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं इस आंदोलन में ऑफिशियली देखा जाए 2015 से जुड़ा हुआ हूं, जब आपकी चचा की किताब जो है उसका उर्दू में कुछ आर्टिकल मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। और फिर जब आपने चैनल बनाया तो उसमें जो आर्टिकल थे उसको हिंदी में एडिट करना, या भी जैसे हम कविताओं को ला रहे हैं उसमें जो है आवाज देना, ये जो है इस तरीके से जुड़ाव रहा है। तो मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए हैं ऑफिशियली। हाँ। बाकी अच्छा, बातें निकलेंगी तो बातें चलती रहेंगी जी। मैं एक बात बता दूं, सर सैयद के ऊपर मसूद आलम फलाही साहब ने अपनी किताब में लिखा था, और उसको पहली बार अल्तमश ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और उस आर्टिकल का असर ये रहा कि वो आर्टिकल आग की तरफ फैला। उस ललन टॉप ने भी छापा, राउंड टेबल इंडिया पे छापा था, और भी 2-3 जगह वो छापा। और उसका अनुवाद, और विशेषता वो सिर्फ अल्तमश का ही अनुवाद था। अच्छा, उसका फिर नतीजा क्या हुआ? जब वो आर्टिकल बहुत पॉपुलर हुआ और हम लोगों ने उस आर्टिकल को आधार बनाया अपनी बात कहने का सर सैयद डे के ऊपर, तो सर सैयद डे के ऊपर बात कहने से हमारे ऊपर एक एफआईआर भी कर दिया गया था। हालांकि एफआईआर आगे नहीं चली, क्योंकि हमने कोई भी बात सर सैयद की शान में उनके लिखे गए आर्टिकल के, उनके लिखे गए किताबों के अलावा नहीं की थी। हमने वही कहा था जो सर सैयद ने अपने लेखों, अपने स्पीचों में कहा था। ठीक है, उतनी ही बात कर, आज भी हम सिर्फ उतनी ही बात करते हैं। हम एक्स्ट्रा कोई साथी जज्बात में बोल दे वो अलग बात है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उतनी ही बात करें जितनी बात सर सैयद ने की थी, उसके अलावा हम बात नहीं करते। अच्छा, तो ये मैं बता दिया, एड ऑन कर दिया। अल्तमश, तुम ये बताओ कि क्या दिक्कत क्या आती है रिकॉर्ड करने में? क्योंकि रिकॉर्ड करना में जैसे क्या कविताओं को महसूस करते हो, कैसे चयन करते हो कि किस कविता को आवाज देना है, किसको नहीं देना है, ये कैसे तय करते हो? कंटेंट के चुनाव पर जो है एक तो ये हमारा फोकस ये है कि मेनली जो है पसमानदा बिरादरियों से के ताल्लुक से, या पसमानदा के हालात पर अगर कोई नज्म है, गजल है, या कोई भी 2-4 अशार हैं, तो कोशिश ये होती है कि उनको जो है हम जो है रिकॉर्ड करें सबसे पहले। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी गजलें, ऐसी कविताएं, नज़्में न के बराबर हैं पसमानदाओं के ऊपर, और हैं भी तो 2-4 बिरादरियों के ऊपर है जो अति पिछड़ी बिरादरियां मुसलमानों की, पसमानदाओं की, उन पर कोई गजलें, कविताएं अभी भी नहीं है। तो पहले तो फोकस ये होता है कि भाई हमें इसी पर काम करना है, उस पर काम करना है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि ये भी एक अच्छी कविता है, ट्रांसजेंडर के ऊपर भी है, दलित लोगों के ऊपर भी है, खवातीन के ऊपर भी है। तो मेरा उनसे विनम्र मेरा मतलब ये होता है कि पहले हम उनकी बात करें जिनको कभी अदब में कभी जगह नहीं दी गई, जिसको अदब माना ही नहीं गया। तो पहले उन नज़्मों को, उस गजलों को हम पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये मेयारी गजल नहीं है, या मेयारी अदब नहीं है, या मेयारी नज्म नहीं है, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम आलोचना करने वालों का या तनकीद करने वालों का काम है। हमारा काम है कि हमें जो भी मिल रहा है उसे हम आवाम के सामने लाएं। ऐसा नहीं कि उर्दू में या हिंदी में सतही जो है कविताएं और नज़में या गजलें नहीं कही गई।
लेकिन बाद के लोगों ने जब उसका उसका उसकी आलोचना की, उसकी विवेचना की, तो समझ में आया कि ये एक मेयारी अदब है, ये एक नहीं है। हालाँकि ये भी एक डिबेट का विषय है, कि क्या मेयारी है और क्या नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और दूसरा सवाल दिक्कत आने का, तो मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा कि जब मैं जेएनयू में था, मैं ब्लाइंड लोगों के लिए मैंने जो है बहुत सारी किताबें रिकॉर्ड की, हिंदी लिटरेचर की भी और जो है हिंदी हिस्ट्री की, रुमिला थापर और इरफान हबीब साहब की किताबें। तो पहले मैं उनके रीडर था, उनको पढ़ के सुनाता था, फिर उन्होंने कहा कि आपकी तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, आपका ठहराव अच्छा है, तो आप किताबें रिकॉर्ड कीजिए। तो मैं वहाँ किताबें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। इसका भी एक रीज़न ये था कि मैंने जेएनयू में बहुत थिएटर किया है। लगभग 6-7 सालों तक मैंने थिएटर किया जेएनयू और जामिया में। तो उस कहते हैं ना कि आप जब संघर्षों में आप रहते हैं तो चीज़ें आप सीखते हैं। कहीं न कहीं वो का मुझे नहीं लगता था कि कभी ये चीज़ काम आएगी। तो थिएटर और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को यानी ब्लाइंड लोगों को जो हम कहते हैं, उनकी किताबें, उनकी जो है लिटरेचर को रीड करने की वजह से एक पढ़ने की समझ आई कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ बात को जो है ऐसा लग रहा हो कि 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, उस तरीके से पेश करना है। तो शायद मुझे लगता है इसी बातों की वजह से अवाम जो है थोड़ा कनेक्ट हो रही है और सुन भी रही है। तो मेरे ख़्याल से यही वजह है, बाकी जो और कोई वजह तो समझ में नहीं आती। बाकी दिक्कतें कुछ-कुछ हैं कि जैसे अच्छे फ़ोन और अच्छे जो है माइक की भी थोड़ा ज़रूरत है। तो ख़ैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ, हम लोग वैसे चैनल का नाम भी पसमानदा है और हालात भी पसमानदा वाले ही है। चलिए अब आप हुरैरा भाई से बात करते हैं। हुरैरा भाई, देखिए अभी अल्तमश ने कई बातें की और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उसने कहा कि हमें अपनी इस वक्त जरूरत क्या है कि अम्बेडकर कहते हैं ना, अभी मुझे पूरी दुनिया का नेता नहीं बनना है, मुझे अपनी जाति विशेष या अपने दलित समाज का ही नेता बनना है। तो हमें दुनिया भर में 50 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लिखा जाना चाहिए, लिखा जा भी रहा है, लेकिन पसमानदा विषय के पे लिखना, उसको पकड़े रहना क्यों जरूरी है? इसको थोड़ा समझाइए कि ये मुस्लिम विमर्श से कैसे उभरे हम लोग, कैसे चेतना फैले। क्योंकि देखिए कविताओं का असर बहुत है, कविताएं लोग एक दूसरे को सुनाते भी है। एक शेर का असर, एक कविता का असर पूरी बताया जाता है, पूरे उपन्यास के असर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको थोड़ा समझाइए, उसका महत्व थोड़ा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा भी जाता है ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कहा भी जाता है। लेकिन आपने एक बात अपने बीच में बोली, मुस्लिम विमर्श। तो फिर तो मुस्लिम विमर्श मतलब हिंदू विमर्श भी होना चाहिए। अब इसका दूसरा एक रूप है कि अल्पसंख्यक विमर्श। अल्पसंख्यक विमर्श में केवल मुस्लिम तो है नहीं, बहुत सारे हैं, सिख ईसाई वगैरह हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, लेकिन मुस्लिम विमर्श नहीं। जैसे कि हम देखेंगे कि दलित विमर्श कहाँ से निकला। दलित विमर्श निकला हिंदू से, हिंदू धर्म से, क्योंकि उनके साथ जो भेदभाव हुआ था, उसी तरह से मुस्लिम में भी तो यही चीज है, कुछ अलग तो है नहीं। तो मुस्लिम विमर्श ना होकर ये पसमानदा विमर्श है तो बड़ी बात है। मुस्लिम का क्या इतिहास है? जिन्ना वाला इतिहास है, सर सैयद वाला इतिहास है, या औरंगजेब का इतिहास है, यही तो इतिहास है। तो विमर्श कहाँ सौंदर्य शास्त्र? अगर हम पसमानदा विमर्श की बात करें तो बिल्कुल है, इसका एक इतिहास है, इसके शोषण का एक इतिहास है। तो ये एक मुस्लिम विमर्श ना कहकर इसको अगर पसमानदा विमर्श कहा जाए तो बहुत बेहतर है। और पसमानदा में आपने रचनाएं, कविताओं की बात की, बहुत सही बात की, एकदम सटीक बात है। तो कविताएं लिखना या कहानी लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप बीती को आप कलमबद्ध कर दीजिए, और क्या करना है। आपने जो भोगा है उसको लिख दीजिए। दलित साहित्यकारों ने भी तो यही किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जब जूठन लिखते हैं या तुलसी राम जब मुर्दहिया लिखते हैं तो क्या करते हैं? अपनी आप बीती तो लिख रहे हैं, कहीं से और कुछ नहीं ला रहे, क्योंकि उन्होंने जो सहा है उसको लिखा है। जी जी। अब लेकिन अब जो सहेगा नहीं और वो लिखेगा, तो उसकी लेखनी कितना प्रभावी होगी? वो क्या वास्तविक जो
वास्तविक जो स्थिति रही है उसको वो उबार सकेगा। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ प्रेमचंद का, दो तुलना करता हूँ। इसी तरह से पसमानदा विमर्श भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि दलित साहित्य में एक स्वर हमेशा मुखरित होता हुआ आ रहा है कि दलित साहित्यकार कौन है, सहानुभूति वाला या स्वानुभूति वाला। तो सहानुभूति और स्वानुभूति वही होगी ना कि जो भोगा वो, जो देखा जो भोगा वो लिखा। अब प्रेमचंद को अगर हम ले ले कफन, तो दलित साहित्यकार बिल्कुल एकदम गुस्से में हो जाते, क्रोधित हो जाते एकदम गुस्से में, कि जिस तरह से घीसू माधव की स्थिति बताई है वैसी स्थिति क्या जरूरत थी प्रेमचंद को बताने की, क्योंकि वहां पे सहानुभूति है। सहानुभूति में कहीं ना कहीं आपके शोषण को उसको कहीं ना कहीं निगेटिविटी में, नकारात्मकता में दिखाया जाएगा। घीसू माधव को बिल्कुल एकदम नकारा बता दिया है प्रेमचंद ने, कि वो उनको काम भी मिलता है तब भी नहीं। लेकिन अब अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि की 25 चौका 150 कहानी पढ़ी है, 25 चौका 150 कहानी पढ़ेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि में वो चीज नहीं बताएंगे कि दलित नाकारा होते हैं, वो उनके शोषण की गाथा को बयान कर रहे होते हैं कि कैसे शोषण हुआ। कि उसमें सुदीप जो है, और सुदीप के जो पिताजी है वो चौधरी साहब के यहाँ नौकरी करते हैं। चौधरी साहब उनको पहाड़ा गिनाते हैं कि 25 चौका 150 होता है, 25 चौका 100 नहीं 150 होता है। तो अब 25 चौका 150, अब ये सुदीप जो है पढ़ता है, पढ़ लिख के जब अपने पिताजी को बताता है कि नहीं 25 चौका पिताजी 150 नहीं होता 100 होता है, वो तनख्वाह के संबंध में है ये, तो 25 चौका 150 नहीं होता 25 चौका 100 होता है। तो सुदीप के पिताजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कितना भी उदाहरण दे रहा मानने के लिए तैयार नहीं। तो वो ऊपर से जो ब्राह्मणवादी मानसिकता थोपी गई कि यही तुम्हारा जीवन है, साफ सफाई करना या इस तरह की चीजें करना, इसी में पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं, तो ये गलत है ना, तो ये मानवीयता नहीं हुई। सृष्टि का नियम है ना, सृष्टि ने तो सबको से एक बनाया है। हम इसी तरह से एक और बात बोल दूं मैं यहाँ पे, कि इसी तरह से हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष में भी भेद किया जाता है। मैं एक बार इंटरव्यू ले रहा था हिंदी की, एक अभी उनका देहांत हो गया कुछ साल पहले, रमणीका गुप्ता युद्धरत आम आदमी पत्रिका निकालती है आदिवासी और दलित साहित्य को लेकर। उनसे जब मिला, इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने ये एक चीज बहुत खास बताई कि स्त्री पुरुष में जो भेद होता है वो प्रकृति नहीं करती है, वो हम करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण अपना दिया कि बचपन में मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी, क्योंकि मेरी परवरिश वैसी हुई थी। परवरिश की बात है वहां पे कि परवरिश किस प्रकार से हो रही है वो डिपेंड करता है और वहां के परिवेश और वातावरण पे। आप जैसी परवरिश करेंगे वैसा होगा। आपको परवरिश कर रहे हैं घर में रहने की, तो वो घर के हिसाब से परवरिश कर रहे हैं, घर के बाहर खेलने कूदने की, परवरिश उस हिसाब की होगी। तो पसमानदा जी बोलिए। मैं इसमें एक ये झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। हम लोग क्योंकि उसी इलाके से आ रहे हैं, हम लोग उसी समाज के आसपास, और आप रहने वाले भी हम वहीं के, तो वो जिस तरीके से वहाँ पात्र खड़ा कर रहे हैं, और उस पात्र का दुश्मन जो है हमारे यहाँ के, जिसको हम लोग आम भाषा अपने बोलचाल की भाषा में दलाल बोलते हैं या सेठ बोलते हैं, तो उनको वो दुश्मन की तरफ से खड़ा कर रहे हैं। तो उनकी ये जो उपन्यास, मेरी रीडिंग ये है कि उन्होंने जाति का विमर्श वहां तक उठाया जहां से वो वर्ग संघर्ष दिखा सके, क्योंकि कम्युनिस्टों का और समाजवादियों का एक तरीका होता है कि जाति को वहीं तक पकड़ो जहां से वर्ग संघर्ष शुरू हो जाए, तो फिर वो आगे लाके और अंसारियों के बीच, बुनकरों के बीच में दो वर्ग बना दिए, एक जो दलालों का वर्ग है, एक जो बुनकरों का वर्ग है। जी, तो उसमें जो शोषण करता है वो कोई और जाति नहीं है, वो इन्हीं की अपने अंदर की अंसारी जाति है, वही शोषण कर रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कोरोना के वक्त में, आप भी रहे हम भी रहे हैं उसी शहर में,
और लोगों को बिना काम किए वाणी मिलती रही, पैसे दिए जाते रहे, इतना देते कि चलता रहे। वो चाहते अगर वो सिर्फ उनका शोषण का संबंध होता, इस तरह संबंध होता, तो हम देखते कि उस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाता। बाकी आपकी, ये तो मेरी अपनी रीडिंग है, आप जानना चाह रहा हूँ, आप बताएं जी। नहीं देखिए, इसमें थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कि थोड़ा ये मसला जो आप समस्या जो बता रहे हैं ना, इसमें थोड़ा भेद है। भेद क्या कहेंगे कि जो दलाल और मजदूर का, जो बुनकर मजदूर का है, थोड़ा इसमें बेसिक है ये चीज है। बाकी इसके ऊपर तो पूरा वो वही है, वही बैठे हुए हैं, ऊपर से तो वही बैठे हुए जो चला रहे हुकूमत या शासन चला रहे, ऊपर तो वही है, अशराफ वर्ग है। बाकी इसमें ये चीज देखी जा रही है कि दलाल और बुनकर वाले में कि बुनकरों की हालत जो है वो दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। और मैंने शायद इससे पहले भी लिखा या कहा था कि वहां पे बानी का जो संदर्भ है, तो बानी कौन काटता है, किसका नुकसान होता है, ये एक समझने वाली चीज है कि किसका नुकसान हो रहा है बानी के संदर्भ में। क्योंकि वो वहां पे डायरेक्ट दलाल जो है वो काट लेते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से कटा हुआ मिल रहा, तो वो भी उनकी जो काट रहा वे क्या कर रहे हैं कि बुनकरों काट रहे। तो दोनों मिल के किसका काट रहे हैं, बुनकर मजदूर का ही काट रहे हैं। और जहां तक अब्दुल बिस्मिल्लाह की बात कर रहे हैं आप, अब्दुल बिस्मिल्लाह को आप ऐसे समझिए, प्रेमचंद, अगर समझना चाहे अब्दुल बिस्मिल्लाह को तो प्रेमचंद समझिए, उनके यहाँ सहानुभूति है। अगर इस तरह की रचना देखें हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में तो नहीं मालूम, बुनकरों पे लिखा गया कोई उपन्यास है तो ये झिनी झिनी बिनी चदरिया है, बुनकरों पे उपन्यास। लेकिन यहाँ पे अब्दुल बिस्मिल्लाह कहाँ पिछड़ जाते हैं कि अगर मैं वही लिखता तो मैं बुनकरों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता। उसी तरह से जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि 25 चौका 150 में सुदीप को मजलूम ठहरा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि वहां पे झिनी झिनी पे बिनी चदरिया में बुनकर जो मजदूर है, कहना नहीं चाहिए कि रोजाना बिना गोश्त खाए वो घर में लिखते हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह लिखते हैं कि बिना गोश्त खाए इनका पेट नहीं भरता है। तो उनको उनके अंदर का विज्ञान नहीं मालूम, वो उन्होंने जिया नहीं कि गोश्त क्यों खाना पड़ता है। तो गोश्त, मजदूर इंसान, उसको मेहनत का काम करना, उसका समय कोई नहीं है, उसको रात के 12 बजे सुबह में कहीं किसी भी टाइम चलाना और मेहनत का काम करना है। तो मेहनत के लिए कुछ ऐसी तो गिज़ा चाहिए, खाना चाहिए जो वो काम कर सके। इसी तरह से उसमें बहुत सारी चीजें की निगेटिविटी चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें एक पात्र है मतीन मुख्य पात्र है, जो उसको लगता है कि मऊ के जो बुनकर हैं वो बहुत बेहतर स्थिति में है, चला जाए वहीं पे चल के लूम चलाया जाए और वहीं से कुछ होगा। तो लेकिन जब वो मऊ आता है, मऊ के खीरी बाग में ठहरता है, वहां जाके लूम चलाता है, तो देखता है कि यहाँ भी तो हालत वही है, लोगों के पास गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं और होटलों पे होटलबाजी चल रही है। बिल्कुल उसका देखिए, उसका मतलब एक जीता जागता उन्होंने प्रस्तुत किया है। कमी मुझे सिर्फ उसमें यही दिखती है, सहानुभूति वाली। अगर वो बुनकर कोई लिखता तो बहुत बेहतर होता, वो चीज नहीं आती जो उसमें नकारात्मकता आ रही है बुनकरों के संदर्भ में। उसी तरह से जिस तरह से कफन में, कि कफन में घीसू माधव को किस प्रकार से दर्शाते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात की। हम अब्दुल बिस्मिल्लाह की उठाओं पर आगे बात करेंगे, आगे के चरण में बात करेंगे। और आपने अच्छी बात की, जैसे अभी जो हम देखते हैं कि जो दलित डायरेक्टर पैदा हुए दक्षिण भारत में खासतौर से, उन्होंने जब दलित पात्र पर फिल्में बनाई तो उनका दलित पात्र भीख नहीं मांग रहा है, अर्चना नहीं कर रहा है, वो गर्दन काट रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि खुद लिखो। जैसे मैं अगर लिखूं तो मेरा पात्र जो है अगर उस पर शोषण हुआ है तो अंत में वो सबको मार देगा, क्योंकि वो उसका बदला लेगा। तो मेरा पात्र जो है दीनहीन होके मरेगा नहीं, ठीक है, वो लड़ेगा, भले ही लड़ने के बाद मर जाए, स्पार्टकस की तरह लड़ेगा वो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और मैं ये देखता हूँ ये जो आप बात की, जैसे कि गुलजार साहब की जो नज्म है,
मुझको भी तरकीब सिखाते मेरे यार जुलाहे। पूरी समस्याओं को, जुलाहों की समस्याओं को, पूरे अंसारियों की समस्याओं को उन्होंने रोमांटिसाइज कर दिया, है ना, उसको बेच जी दिया रोमांटिसाइज करके। अरे हाँ, उस पे बहुत अच्छा हम लोग एक व्यंग करते हैं कि अरे गुलजार साहब को अगर जुलाहा बन के सीखना ही सब कुछ है तो अपना घर बार बेचे और खीरी बाग में आके लूम गड़वा लें और सीख लें कैसे जुलाहा बन के जिया जाता है और कैसे तरकीब सीखी जाती है। ठीक है, आपने उसको एक मतलब उदाहरण उठाया और अपने रोमांटिसाइज करके उसको लिख दिया कि हाँ देखो जुलाहा कितने अच्छे, तो उन्होंने धागा जोड़ना जानते हैं तो मैं भी जिंदगी का धागा से जोड़ लूंगा। दोनों एक चीज होती है क्या? ठीक है, अच्छा हाँ, अल्तमश बहुत देर से जुड़े, अल्तमश से के पास जाते हैं हम। अल्तमश, देखो इतनी बातें हो रही थी, आप देखे ही होंगे, तो मैं अब उर्दू पे भी आना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने उर्दू से नेट निकाला है माशाल्लाह, तो इसको थोड़ा समझाइए कि उर्दू में हम देखते हैं कि जैसे हिंदी में तो कुछ नजर भी आ रहा है, उर्दू में तो एकदम एकदम ही मामला खराब है। और ऐसा क्यों है भाई कि वहां पर कुछ भी नजर, जबकि हम ये देखते कि एक प्रगतिशील आंदोलन सा उभरा और अपने यहाँ के आजमी साहब थे और कितने अच्छे अच्छे लोग थे समाजवादी, जिनका हम लोग झंडा उठा के एक वक्त में घूमे भी, है ना। तो उन लोगों ने भी वर्ग संघर्ष की तो बात की, जातियों पर बिल्कुल बात नहीं की। तो ऐसा क्यों हुआ? अब क्या इसको आप रीजन देखते हैं इस चीज का? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसको दो लफ्जों में खत्म करना मुश्किल है। बहुत सारी बातें मुझे जो एक मेरे समझ में आती है। एक तो ये कि सबसे जो एक बेसिक आलोचना है, जो हमेशा हम सब जानते हैं कि कहते हैं मार्क्सवाद इंडिया में आके इसीलिए फेल हो जाता है कि उसने कास्ट को एड्रेस नहीं किया। ठीक है, तो तरक्की पसंदों के साथ भी यही मसला रहा है कि उन्होंने मतलब मजदूरों पे बात की, उसने महिलाओं पर बातें की, लेकिन उन्होंने पसमानदा बिरादरी पे बातें नहीं की। उसका रीजन एक बड़ा ये रहा है कि अशराफ की चुंगल से ये उर्दू जबान निकल नहीं पाई है। ठीक है, इन्होंने जो दायरा बना दिया है कि उर्दू में गिन चुन के ये 25-30 मान लीजिए मैक्सिमम 50 मौजूआत होंगे, टॉपिक उसी पर बात होती है, घूम फिर कर उसी पर शायरी होती है, उसी पर किताबें, उसी पर नॉवेल, उसी पर अफसाने लिखे आते हैं। एक चीज और मैंने नोटिस की है कि जो उर्दू का एक बड़ा जो लिटरेचर है वो दरअसल अशराफ ने पार्टीशन के दौरान जो खोया है उसको पेश किया है। मतलब जो गिरती हुई तहजीब की बात कर रहे हैं, गिरती हुई हवेली से मुशाबहत देते हुए, वो दरअसल और कुछ नहीं है, इनके बाप दादाओं की जागीरें छिन गई हैं, उस पर बात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो है लिखने वाले अशराफ तबके के लोग थे, क्योंकि उर्दू तो पसमानदा की जबान रही नहीं है। ठीक है, बिहार का पसमानदा तो वो कहीं मिथिला बोलता है, कहीं भोजपुरी बोलता है, और बंगाल जाइए तो बंगाली बोलता है, साउथ में जाइए तो अपनी लोकल जबान बोलता है। तो जैसे कि हम लोग मजाक में बोलते भी कि हमारे यहाँ कौन बरखुदार कह के बात करता है, और साहबजादे कह के कौन बात करता है। जाहिर सी बात है ये हमारी जबान नहीं रही है। ये हमारी जबान कैसे बनी, मतलब इसको हमने बोलना कैसे शुरू कर दिया कि ये मुसलमानों की जबान है या हमारी मादरी जबान है, वो दरअसल हायरार्की की बात है। अब हायरार्की में देखा जाए टॉप पे अशराफ हैं, उन्होंने कहा कि भाई यही टॉपिक है तो इस पे लिखेंगे, इसी पर विमर्श करेंगे, इसी पर आलोचना करेंगे, इसी पर जो है तनकीद करेंगे। इसके हटकर कोई बात लिखी गई तो उसको उन्होंने जो है अदब का हिस्सा ही नहीं माना। इस शुरू में हम बात करें तो एक बहुत बड़ा शायर उर्दू का है जिसको आज बहुत बड़ा शायर कह रहे हैं, नजीर अकबर आबादी। उसको तो बाजारू शायर कहा जाता था, कहते थे यार ये तो मेले ठेले की बात करता है, होली के त्योहारों की बात करता है, इसमें क्या विमर्श, मतलब इसमें क्या अदबियत है, उसको अदब माना ही नहीं। अब बहुत बाद में जब उर्दू जो थोड़ा कह लीजिए थोड़ा डेमोक्रेटिक अभी भी नहीं हुई है, थोड़ा होनी शुरू हुई, आगे बढ़ी, तो समझ में आया कि यार नहीं ये भी एक अदब का हिस्सा ही है। एक चीज और मैंने नोटिस की कि हिंदी जितनी प्रगतिशील है, उर्दू अपने नेचर में उतनी प्रगतिशील नहीं है। आप देखिए कि खवातीन के ऊपर भी बातें नहीं हुई। हिंदी साहित्य में तो दलितों पे भी, आदिवासियों पे भी, महिलाओं पे भी, ट्रांसजेंडर सब पे बातें हो रही हैं, लेकिन तरक्की पसंद में देखिए ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे आपको, खवातीन भी बहुत कम मिलेंगी आपको, ले दे के मजदूर मिलता है या जो है मेहनत कश लोग मिलते हैं। तो मेरी समझ ये कहती है कि जब तक उर्दू जो है अशराफ के चंगुल से निकलेगी नहीं, जो इसका डिस्कोर्स कायम करते हैं, जो हायरार्की में ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक वो उनसे हटेगी नहीं ये जबान, मतलब उनके चंगुल से निकलेगी नहीं, तब तक 85% जो आबादी है उसकी बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जब जैसे कि अभी शुरू में आपने बताया कि आंदोलन और साहित्य एक दूसरे के साथ जो है लाजिम मलजूम का काम करते हैं। अगर आंदोलन चलेगा
तो साहित्य जो है वजूद में आएगा या अदब वजूद में आएगा, और अदब भी उसको जो है सहारा देते हुए जो है आंदोलन को आगे ले जाएगा। तो ये चीज एक मुझे समझ में आती है। तो दूसरी बात बीच में एक चीज ऐड ऑन करनी थी, जैसे आपने साहित्य और फिल्मों की बात कही, तो वही हम भी देखते हैं कि हिंदी सिनेमा में 80 और 90 के दशक में पैरेलल सिनेमा चल रहा था। उसमें देखिएगा कि नसरुद्दीन शाह साहब ने, ओमपुरी साहब ने बड़े दलितों के किरदार निभाए, लेकिन वहां पर एकदम वही मजदूर मजलूम, क्योंकि डायरेक्टर कौन थे? श्याम बेनेगल थे, महेश भट्ट साहब थे, गोविंद निहलानी साहब थे। तो उन्होंने वही स्वानुभूति और सहानुभूति के अंदाज में जो बताया डॉक्टर हुरैरा साहब ने, वही बातें निकल के आती हैं। जी जी हुरैरा भाई कुछ ऐड करना है क्या? हाँ 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 जी अल्तमश भाई ने बहुत अच्छी बात कही। उसी बात को थोड़ा सा मैं, कि जो तरक्की पसंद तहरीक है, जिसे हम प्रगतिशील कहते हैं, जो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, वहां पे प्रेमचंद ने जो भाषण दिया था, जो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, वहां पे जो भाषण उन्होंने दिया तो उसको कलमबद्ध किया गया, जिसका शीर्षक रखा गया था साहित्य का उद्देश्य। क्योंकि प्रेमचंद से पहले का जो साहित्य था वो मनोरंजनवादी साहित्य था, उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था। तो प्रेमचंद ने उसमें बातें जो रखी कि प्रगतिशील जो लेखक संघ है, उसमें ये साहित्य का उद्देश्य, आप चाहे तो निबंध आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। तो साहित्य का उद्देश्य वो बताते हैं कि मनोरंजन के साथ साथ वो कुछ उपदेश परक भी हो, कुछ उसमें सीखने की भावना हो, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं जिक्र मिलता या वर्णन नहीं मिलता उसमें कहीं भी कि कुछ जाति आधारित भी बात की जाए, जो कि भारत में अनादिकाल से पनप रही है। इस प्रगतिशील तो रख रहे हैं नाम, लेकिन उसमें इस तरह का कुछ नाम नहीं दे रहे हैं कि हाँ दलित के साथ या पसमानदा के साथ या आदिवासियों के साथ या स्त्रियों के साथ, शोषण किसानों की बात होगी, वहां पे मजदूरों की बात होगी, ठीक है, वर्ग के आधार पे बात होती है, जाति आधारित बात मुझे नहीं मिलती वहां देखने।